बिहार में एपीएमसी खत्म कर दिया गया, उसी तरह से बाकी पूरा देश उसी लाइन पे जा रहा है और हम लोग खत्म करने वाले हैं। और ये होगी तो ऑटोमेटिकली एमएसपी खत्म हो गई, क्योंकि मंडी के बाहर एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है। ये किसान यही तो आंदोलन कर रहे हैं कि भाई मंडी के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर। और मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई बड़ौदा का जो है राजनीति का सामने बेरा उपचुनाव आ रहा है और उपचुनाव में भी कई डाल की समस्या आ रही हैं। बहुत सारे तो हैं भाई से जो कह दें कांग्रेस जीतेगी, घने नु कह दें हमारी गले शर्त लगा लो, बहुत सारे नु कह दें भाई बीजेपी जीतेगी। सब तय जो करड़ी बात है वह तारा श्यामी आएंगी। बहुत सारे इसे भी हैं कि भाई आईएनएलडी की इतनी वोट आएंगी। राजकुमार सैनी की भी बताओ भाई कि यो भी कितने न कितने बीजेपी की कड़तोड़न में लाग रहा है। बात करांगे एक बार जो अपने साथ हैं महेंद्र भाई जो कि वीडियो व्लॉगर हैं, एक बार इनसे थोड़ी सी चर्चा करांगे। उससे पहले थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूँगा। जो कैंडिडेट है तो हमने बेरा होगा, बाकी जिस भाई ने नहीं बेरा एक बार बताना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी तय इंदू राज बालू जो कि गांव रिंडाना है, और फिर आ जाए बीजेपी की बारी। तो बीजेपी की बारी में आ जाए योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त जो है भैंसवाड़ गांव तय है और उनके बारे में ज़्यादा परिचय करवाने की जरूरत नहीं, तो हमने सारा बेरा है। जोगेंद्र मलिक ईसापुर खेड़ी गांव ताजा भाई। फिर आजा राजकुमार सैनी, वो भी बड़ौदा का अपना पर्चा भर रहा है। ये बातचीत कराएंगे भाई साहब तय क्यों करके मूड दिखा ही न क्यों करके बात से सारी बात तारे श्यामी होगी। भाई साहब राम राम। राम राम प्रिंस भाई। भाई साहब जो इलेक्शन है वो बहुत सारे दिनों कह देती कोना हो रहा है। घने नु कह दें एक तरफा कांग्रेस है, घना का तो घने नु कह दें भाई राजकुमार सैनी जीतेगा, कोई बीजेपी ने कह दे। आपने क्या लगा है? वैसे मैंने तो यूँ लगा है कि जीतो कोई भी, लेकिन हार जीत होनी चाहिए मुद्दे के आधार पर। भी मुद्दा है, आपने पता है आज की तारीख में किसानों से बड़ा मुद्दा नहीं है। जो 3 कृषि कानून लागू किए गए थे उससे बड़ा तो शायद कोई मुद्दा नहीं है। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हर आम आदमी का है। किसान की फसलों से बनने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल मेरे ख्याल से दुनिया का हर आदमी करता है। जो भी अनाज खावे वो किसान का है। तो अब क्या हो रहा है कि पहले तो मंडी में जब किसानों की फसल पिटी लगभग हर फसल के रेट आधे हो गए। गेहूं का टाइम पर बुरा हाल होया, सरसों का घोटाला हुआ, कोरोना के नाम पर बार बार चक्कर कटवाए गए, खरीद नहीं हुई। उसके बाद अगला सीजन आया, धान में बिरान माटी हो रही है, खरीद नहीं होने लग रही है, मंडियों में प्रदर्शन होने लग रहे हैं। किसान भी, आड़ती भी, मजदूर भी सारे प्रदर्शन करने लग रहे हैं। एमएसपी नहीं मिलने लग रही है। उसके अलावा कपास पिटने लग रही, मक्का पिटने लग रही। मक्का जिसके बारे में मुख्यमंत्री हाथ जोड़ जोड़ कर सारी सरकार कहा करती भाई धान ना लगाओ मक्का लगा लो, वह मक्का पिटने लग रही है। बाजरा पिटने लग रहा है, बाजरा में भी खरीद में भी घोटाले के आरोप खुद बीजेपी के सांसद ने लगाए हैं। तो ये इतना बड़ा आरोप है, इतना बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर ही पूरा का पूरा इलेक्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद ये सिर्फ किसान पिटे। उसके बाद हम ये लोग लगातार कह रहे हैं कि जब से हम इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं कि ये मत मान के चलो कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई है। किसान तो लुटन पिटन मरण की आदत है। असली लड़ाई देखिए तारा गिल्लो बहुत बुरी बनेगी। जब तक मतलब 50-50 रुपये किलो की या तोरी खरीदोगे ना, और खरीदनी पड़ रही है ना आज। प्याज टमाटर 80-100 रुपये किलो खरीदने पड़ रहे हैं ना, लेकिन किसान को वो रेट नहीं मिलता। किसान से 2-2, 4-4 रुपये किलो में खरीद के उनको स्टॉक करके एक मार्केट से दूसरी मार्केट में ले जाके इतने ऊंचे रेट पे बेचा जा रहा है। तो ये आम आदमी के ऊपर भी मार पड़ रही है। जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ। कई खबरें हैं आपने देखी होंगी भी, एक आलू की खबर चल रही है, वो तो बिल्कुल बाकायदा अखबारों में एक्सपोज हो गया है कि भी कमी नहीं है लेकिन स्टॉक कर लिया, मार्केट में कमी पैदा कर दी गई और वो खरीदने लग रहे हैं 100-100 रुपये किलो। आलू 100-100 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है। प्याज तो एक उसकी पता नहीं हैदराबाद साइड की, साउथ साइड की एक खबर है, वहाँ पे 100 से ऊपर जा चुका है। ऐसे तमाम चीज़ों का होगा। तो ये जो लोग मान के बैठे हुए थे ना किसानों का मुद्दा है। आप लोगों की भी रसोई पे, आप लोगों की भी जेब पे असर पड़ रहा है। और आगे आगे देखना, ये तो पूरा कानून बना के दे दिया गया है कि यही होगा भाई साहब। बाजरा जो है मंडी में अगर हम जाओ वहाँ तो बहुत सारे किसान को हैं भाई बात है तो हम संतुष्ट था। फिर हमारी बराना माटी नु कर रखी है, अक्जा हमारा 2 किलो भी बच जाना है, उसने भी नु कह दिया अपना उल्टा ले जाओ। अच्छा एक और बात है कि भी किसी की कोई भी फसल है, चाहे धान हो, बाजरा हो, या गेहूं के टाइम पे हुआ, सरसों के टाइम पे हुआ, ठीक है, 25-30 क्विंटल या उससे ज़्यादा, मतलब प्रति एकड़ के हिसाब से भी अलग अलग फसलें होती हैं। कई किलो के भी ज़मींदार हैं, उनके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैसेज आएगा कि भाई साहब 80 किलो लेकर आ जाओ, जोड़ी में लिखा होगा। और जो किसी के 1 किला भी किसी ने मतलब धान या गेहूं उगा रखा है, तो मतलब 80-80 किलो के हिसाब से कितने चक्कर काटेगा भाई साहब?
उसका तो ट्रांसपोर्ट का ईंधन का इतना खर्च हो जाएगा, 6 क्विंटल ले आओ जी, 12 क्विंटल ले आओ जी, 25 क्विंटल ले आओ जी। ये के तुक है, मतलब ये सिर्फ तंग करने की बात है ना। कह रहे हैं कि दाना दाना खरीदेंगे, भाई दाना दाना खरीदेंगे या दाना दाना करके खरीदेंगे। किसी की खरीदनी है तो एक बार बुला लिया, उसने फारिग करो। उसके बार बार चक्कर कटवाने का मतलब है उसका टाइम भी वेस्ट करना है, उसका ईंधन का खर्च भी बढ़ाना है। कह रहे थे कि आय डबल करेंगे, लेकिन उन लोगों की लागत डबल की जा रही है। और ये सिर्फ तंग करने के लिए कि किसान तंग हो जाएं और सरकार को खरीदना करनी पड़े। अपना पे वो प्राइवेट उनके वेंडर्स के पास जाएंगे, प्राइवेट एजेंसियों के पास जाएंगे, और मकसद यही है आखिर में कि भाई सरकारी से छोड़ के प्राइवेट के पास भेजने हैं, और प्राइवेट तो नुए लूटेंगे। मोदी जी तो नू कहे कि भाई मेरे ऊपर भरोसा रखो, जो ये अध्यादेश है ये तारे फायदे खातर है, और जो आय है वह 2022 तक दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाओगे मोदी, वही बात है। देखो ये कमाल की बात है। यहाँ पे ओपी धनखड़ है, तमाम बीजेपी है, कह रहे कि मंडी यूं ही चल रहेगी, एमएसपी यूं मिलेगी। अब एक इतनी समझ तो आपको सबको है, भाई मोदी बड़ा है, ओपी धनखड़ बड़ा है। यहाँ की जो बीजेपी है बड़ी है या मोदी बड़ा है? नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ऑन कैमरा सम्मेलन में, मुख्यमंत्री वहां के बिहार के नीतीश कुमार मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कहा कि भी जैसे बिहार ने एपीएमसी खत्म की है, एपीएमसी वो एक्ट है जी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में, और उसकी मंडी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट है, इसी के आधार के ऊपर मंडी चलती है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह बिहार में एपीएमसी खत्म कर दिया गया, उसी तरह से बाकी पूरा देश उसी लाइन पे जा रहा है, और हम लोग खत्म करने वाले हैं, और ये बहुत बढ़िया मॉडल है। भाई साहब इतना तो आपको पता होगा कि बिहार में किसानों की जो हालत है और हरियाणा पंजाब में किसानों की जो हालत, कोई तो फर्क होगा, बहुत सारा फर्क है, बहुत सारा फर्क। वहां पे 25-30 हजार रुपए सालाना इनकम है, हरियाणा पंजाब के किसानों की 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना इनकम है। वहां के किसान, वहां के जमींदार हमारे यहाँ पे आके धान लगाते हैं, खेतों में काम करते हैं, मंडियों में काम करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि पूरे देश में बिहार मॉडल लागू होगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, धनखड़ साहब कह रहे हैं मंडी नहीं चलेगी, मतलब पटरी तो उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन ट्रेन नहीं चलेगी, पानी में चलेगी, उड़ के चलेगी, बिना अकल बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि एमएसपी ही मिलेगी। एपीएमसी खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली मंडी खत्म होगी, और मंडी खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली एमएसपी खत्म होगी, क्योंकि मंडी के बाहर एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है। ये किसान यही तो आंदोलन कर रहे हैं कि भाई मंडी के बाहर दे दो गारंटी, कर दो मंडी खत्म। ये समस्या है सारी की सारी। ये तो सारे लोग कहेंगे भाई जिसने अपनी फसल मंडी में बेचनी हो मंडी में बेच लो, बाहर की ले जाकर बेचनी हो बेच लो। तो अब कौन रोक रहा है? और ये वही व्यवस्था है जो सर चौधरी छोटू राम ने खत्म करवाई थी। पहले क्या होता था, ओपन मार्केट होती थी, ओपन मार्केट में ही बैठा करते फिर प्राइवेट एजेंसी, ठीक है, उन्होंने दाना देखा, और वो कई फिल्मों के भी पीछे सीन वायरल हुए थे। ठीक है, कितने लोग होते हैं, 4 लोग सेटिंग करके आपस में पूरी मंडी को खरीद भगाओ, लूट भगाओ, पहले यही होता था। लेकिन बाद में यही कानून बना कि नहीं, एक जगह निर्धारित की जाए जहाँ पर किसान भी आएगा, सरकारी एजेंसियां भी आएंगी, और फिर वहाँ पर ये जो प्राइवेट वाले हैं वो भी आ जाएंगे। सरकारी एजेंसीज ने जब खरीद शुरू की, एक एमएसपी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ऐसा नहीं है कि ये मैक्सिमम है। दिक्कत ये है कि इसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि ये मैक्सिमम हो गया है, ये मिनिमम है कि कम से कम इतना तो मिले। तो वो व्यवस्था लागू हुई। अब ये करें कि नहीं, ओपन मार्केट कर दो। भाई ओपन मार्केट में अगर फायदा होता तो फिर ये मंडी व्यवस्था की क्या जरूरत थी? तो सारी की सारी चीजों को तो खारिज कर। अच्छा, एक और कह रहे हैं कि भी कहीं का कहीं बेचो। धान की जो आवक है वो 1 सितंबर से शुरू हो जाती है, खरीद लगभग 1 अक्टूबर से शुरू हुई। 1 महीना प्राइवेट एजेंसियां ही थी ना खरीदने वाली, क्यों नहीं दिया दाम? कौन सा कानून है जो इनको रोक रहा था? भाई मंडी के बाहर बोले प्राइवेट एजेंसियां में ज्यादा दाम देंगी। आज की तारीख में भी आपको पता होगा, बाजरा रेट पे भी कराना, धान रेट पे भी कराना, कपास रेट। अब कौन सा कानून है जो रोक रहा है इन प्राइवेट एजेंसियों को ऊंचा दाम देने से या ओपन मार्केट में दाम देने से? कमाल की बात कर रहे हैं। कपास की तो समस्या और बाजरे की हम बताना चाहेंगे भाई दर्शकों ने भी, जो गोहाना मंडी है इसमें जाकर जो आपने वीडियो बनाई थी, सर्वे कराया था, सारे किसान यह कहते थे कि भाई जो एमएसपी का रेट्स है उन्होंने बताया था कि भाई 5500 था, 5700 है। फिर उन पर पूछा गया था कितनी दाम कितने में बेच कर जाओ भाई, 4700 4800। तो कितने न कितने जो फसल है उसमें भी कमी काट दी जाओ है। बाकी बातचीत करांगे भाई साहब। तो भाई साहब कई चीज इसी आव है, कोई तो कह दे भाई इसमें थोड़ी सी नमी है, कोई नु कह दे भैया घनी सूखी है। अच्छा प्रिंस भाई, इसमें भी एक बात है कि आप
इलेक्शन जोन में बैठे हो, यहाँ तो सारा जोर लगा रखा है सरकार ने कि मैं यूं कह रखा है बच्चे बाकी सारा हरियाणा में कितनी गाड़ियां मिले, यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वहाँ पे भी एमएसपी नहीं मिल रही है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ बाकी हरियाणा में क्या स्थिति होगी, जहाँ पे मतलब इन लोगों ने बिल्कुल आंखें बंद कर ली है, इन लोगों की हिम्मत नहीं है गाँव में चले जाए या मंडियों में चले जाए। और नमी नमी नहीं, आप कह रहे हो कि नमी 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 नहीं, गेट पास के नाम पे परेशान किया जाता है। कई दिन तो इन्हें नुए बुकाए रखे, बोला 25 तारीख तक 26 तारीख तक खरीद शुरू कर दी इन्होंने, कम से कम 1-2 हफ्ता तो यूं बुकाया रहा, पोर्टल नहीं चल रहा। भाई साहब आपने पता वेबसाइट कितनी सेकंड का काम होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, वेब डिजाइनर के लिए इस समस्या को दूर करना। इन्होंने 1-2 हफ्ते तक तो इसी बात के ऊपर बेवकूफ बनाए रखा कि पोर्टल नहीं चल रहा। यो जो है अपने जो किसान हैं ये थोड़े से भोले हैं, ये दोनों मानना वेब और जब पोर्टल कह दें तो भाई किरा के होगा। हाँ करा के रोड़ा होगा भाई, पोर्टल नहीं चल रहा, ये नो माना किरा के बड़ा सौदा भाई कई दिन में तो किसानों को पता होना कुछ नहीं, ये 1 सेकंड का काम है प्रोग्रामर के लिए। वो 1 सेकंड के काम के लिए आप लोगों को कितने धक्के खिलवाए गए हैं, कितना आप लोगों को इंतजार करवाया गया है, कितना आप लोगों को परेशान किया गया है। ये सोच समझ के इन मुद्दों के ऊपर मैं कह रहा हूं कि वोट होनी चाहिए, फिर उसके बाद कोई जीते। जो ये हैं किसान, आप कहोगे कि भाई ये किसान नहीं है जिनका विरोध कर रहे हैं, फिर बीजेपी वाले तो नु कहें यो सारा का सारा किसान को ना, एक भी ये सारे विपक्ष हैं। हाँ बिल्कुल कहेंगे। इन्होंने जब किसान आंदोलन हुआ तब कह दिया कि ना ये सारे के सारे वो कांग्रेस का किया धरा है, विपक्ष का किया धरा है। इससे पहले आप आ जाओ, एक मुहिम चलाई थी 5 बजे, 5 तारीख 5 शाम को 5 बजे ताली थाली बजाओ। फिर 9 तारीख 9 बजे शायद दिया जलाने वाली थी, बेरोजगारों की वो थी कि जो केंद्र की भर्तियां हों, वो थी कि भी जो लटकी पड़ी हुई है उनके रिजल्ट नहीं निकाल रहे थे, जिनके रिजल्ट आ गए उनकी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, नहीं भर्तियां नहीं निकल रही थी। तो इस वजह से पूरे देश के नौजवानों ने इन्हीं के स्टाइल में इनको जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि ये आइडिया मोदी जी का था कि भी ताली थाली बजाओ, लाइट जलाओ, उन्हीं के स्टाइल में उनको जवाब दिया। तब भी ये वही लोग हैं जिन्होंने कह दिया था कि पूरे देश का जो आंदोलन है ये सारा कांग्रेस का या फिर मतलब विपक्ष का किया धरा है। क्या सच में ही ये स्थिति आ गई है हमारे देश में कि हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या सच में ही ये स्थिति आ गई है कि किसान बहुत खुशहाल हैं और किसान कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? एक यही तो बात होती है जब ग्राउंड से ये लोग कट जाते हैं ना। और ये मैं एक और बात बता रहा हूँ, ये सेम चीज़ें थोड़े से साल पहले आ जाओ, सेम यही बातें कांग्रेस कहा करती थी, बिल्कुल यूं का यूं। ये 6-7 साल पहले आप आ जाओ, जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, जब ये केजरीवाल वगैरह सड़कों के ऊपर थे अलग अलग मुद्दों को लेके, यही बातें कांग्रेसी कहा करते थे। वो बीजेपी ने कह देते, हाँ वो बीजेपी आरएसएस की देन है। यही बात होती है जब जनता के मुद्दों को आप विपक्ष के ऊपर ढाल देते हो तो लास्ट में आके जनता विपक्ष के साथ खड़ी हो जाती है। अब देखो कितनी बड़ी मूवमेंट को, ये किसानों की मूवमेंट है, किसान उसको विपक्ष के हाथों में सौंप रहे हैं। कितना बड़ा आंदोलन युवाओं का होगा, उसको करके विपक्ष के हैं, तो कल को जाके उसके साथ खड़े हो जाएंगे। यही गलती कांग्रेस ने की थी, यही इन्होंने कही। कांग्रेस को शायद यहाँ तक पहुंचने में 60 साल लग गए, ये 6 साल में पहुंच गए, इनकी स्पीड ज्यादा है। ये तेज आदमी है फिर तो, यो कहने का मतलब है भाई साहब का। एक बात हो रहेगी, किसाना की बात होगी अपनी। ये जो युवा है कितने कितने वह भी बेचारे नुए भटके हैं, जिन्हें फार्म भर दिए 3 साल हो लिए, 2 साल हो लिए, उनका अब तक कोई ना तो रिजल्ट आ रहा है, एग्जाम भी हो लिए उनके। बहुत है। एक और बात है, मैं इस बारे में ना कांग्रेस वालों से और आईएनएलडी वालों से बात कर रहा था, तो और नौकरियों के ऊपर मैंने, जब मैं पत्रकारिता करता था, मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है। अभी भी जब भी मैं कुछ वीडियो ब्लॉग वगैरह बनाता तो मेरे ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर रहते हैं। एक तो इन्होंने ये बड़ा ढकोसला रचा है कि हमने बहुत ज़्यादा नौकरियां दे दी हैं। सच बात यह है कि जितनी रिटायरमेंट हुई हैं, इन्होंने वो रिक्त स्थान भी नहीं भरे हैं, उससे कम नौकरियां दी हैं। दूसरा, जितनी इन्होंने छंटनी कर दी है उतनी नौकरियां नहीं दी हैं। तीसरी बात यह है कि अगर पिछली सरकार से तुलना कर ली जाए, मुख्यमंत्री खुद मनोहर लाल खट्टर का ये कहना है, खुद का बयान है कि अभी पिछली सरकार के बराबर ये लोग नहीं आए हैं। और बहुत सारे लोगों का, जैसे मैं जेबीटी या एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कहूँ तो शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतनी भर्तियां हो गई होंगी जो इनकी पूरी की पूरी सरकार में भर्तियां नहीं हुई हैं पिछली सरकार में। और इसमें छोटा छोटा एक एग्जांपल, बड़ा स्पष्ट सा एग्जांपल देता हूं मैं। एचटेट पास नौजवान है भाई साहब, पिछले 7-8 साल से उनकी कोई भर्ती नहीं निकली है। 1 लाख के आसपास नौजवान है वो, और उन लोगों का एग्जाम पास किया कराया वो सर्टिफिकेट कागज़ का टुकड़ा बन जाता है। एक नौकरी खट्टर सरकार में 6 साल में एक भी नौकरी नहीं निकली।
इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 20,000 के आसपास नौकरियां निकली थी। उससे पहले आईएनएलडी की सरकार थी, 9-10 हज़ार नौकरियां आईएनएलडी की सरकार में जेबीटी की निकली थी। और इन्होंने एक भी भर्ती नहीं की। ये वो है। उसके अलावा जो भर्तियां पहले निकली हुई थी वो लटकी जो पूरी हुई ना, मुझे पता है भाई सब कैसे पूरी हुई हैं। लोगों ने दरवाजे पे, कोर्ट के दरवाजे पे अपना सिर पटका है। रोज पंचकुला में खड़े रहा करते थे HSSC और HPSC के बाहर जो एस्पिरेंट्स थे, तब जाके ये भर्ती करते हैं। उसके अलावा अब जो बहुत सारी भर्तियां हैं पूरी हो चुकी हैं। मैं जो मोटा मोटा मुझे याद है, TGT इंग्लिश हैं, PGT संस्कृत हैं, बहुत सारी ऐसी भर्तियां कई महीने कई साल से उनके रिजल्ट आ चुके हैं, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, फाइनल रिजल्ट्स नहीं निकाल रहे हैं। और दिक्कत यहां पर क्या है, जो लगे लगाए हैं उनको भी हटा रहे हैं। ये कमाल की बात है। PTI 1983 PTI पिछली सरकार की भर्ती थी, इन्होंने निकाल दिया, कोर्ट में स्टैंड नहीं लिया। ऐसा ही केस था जैसे इनकी भर्तियों के ऊपर केस होते हैं। सरकार स्टैंड ले लेती तो शायद कोर्ट में वो भर्ती बच जाती, लेकिन नहीं बचानी थी क्योंकि पिछली सरकार की भर्ती थी। पिछली सरकार की छोड़ो, इन्होंने अपनी सरकार के नहीं बख्शे हैं। जो ग्रुप डी वाले हैं, 1518 जो लोग हैं बेचारे, वो सिर्फ इसलिए निकाल दिए कि ना तारी ग्रेडेशन पुरानी थी और नई ग्रेडेशन होती तो नौकरी मिल जाती। 20 लाख फॉर्म भरे गए थे, 18,000 भर्तियां थी। कितना टफ एग्जाम हुआ था और उस कंपटीशन में ये लोग आए थे और साथ में स्पोर्ट्स कोटे से थे, तो इसका मतलब स्पोर्ट्स में भी कुछ अचीवमेंट रही होंगी। उन लोगों को ग्रुप डी की नौकरी करने के लायक भी नहीं बताया जा रहा और फिर ये कहते हैं कि योग्यता के आधार पर नौकरी दे रहे हैं। क्या सच में ही 20 लाख जो नौजवान है जिन्होंने अप्लाई किया था वो योग्य नहीं? ग्रुप डी की तो ऑफिस में पानी पकड़ाने के लायक भी नहीं यार। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। चलो भाई, बात होगी किसाना की होगी यार भाई, फिर युवा की होगी, रहेगी बात जवाना की। जवाना की भी एक कटिंग आई थी न्यूज़पेपर में, आपने देखी तो, जो इनकी कैंटीन होया करे उन पे तय भी जो कार्ड होया करता है इनका, ये बुढ़ो तो बताओ ही ना, सामान नहीं मिलेगा। और ये एक और चीज़ है, मैं बताता हूँ। पीछे जो रक्षा सौदों को लेके अभी सरकारी ही कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि सामान बहुत घटिया खरीद लिया गया। बहुत सारे रक्षा सौदे बहुत सारे उस कांग्रेस सरकार से भी ज़्यादा लंबे टाइम से लटके पड़े हुए हैं। और एक और बड़ी बात है, हरियाणा की आपने ठीक इनके जवानों की याद दिलाई। जो सेना की भर्तियां हैं उनमें बहुत कटौती कर दी गई है। हरियाणा के नौजवान बहुत ज़्यादा भर्ती होते थे, वहाँ एक रोज़गार का बड़ा मतलब अवसर होता है हरियाणा के नौजवानों के लिए। वहाँ पे बहुत बड़ी कटौती की गई है। अगर आप पिछली सरकारों से तुलना करेंगे सेना की भर्तियों की, तो ये सरकार शायद कहीं नहीं ठहरेगी। और ये सिर्फ सेना की बात नहीं है, तमाम सरकारी महकमों में आप आ जाइए, रेलवे से लेके बिजली महकमे से लेके हरियाणा में रोडवेज से लेके और जितने भी सरकारी महकमे हैं उनकी भर्तियों को आप देख लीजिएगा और तुलना कर लीजिएगा किस तरह से उनको कम किया जा रहा है। और कम करने की सीधी सीधी तरीका ये है कि उनको प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा को ज़्यादातर लागू किया जा रहा है। रोडवेज का लगभग हो गया है सफाया। रोडवेज भाई साहब आपको पता होगा पूरे देश में नंबर 1 रोडवेज थी हरियाणा रोडवेज, मतलब इसको भी ये ढंग से नहीं चला पाई, इसको भी लगभग सौंप दिया किलोमीटर स्कीम के तहत। घोटाला हुआ उसमें, फिर भी किलोमीटर स्कीम को लागू करके वो सौंप दिया। बिजली महकमे को लगभग निपटा दिया है। अब जो टूरिज्म महकमा है उसके भी होटल्स रेस्टोरेंट्स को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, ठेके पे देने जा रहे हैं। तो भाई बात तो सुन ली था हमने सारी, लास्ट में क्या संदेश देना चाहो भाई बड़ौदा जो वासी हैं, क्योंकि उपचुनाव याद है। देखो जी, वही बात है, इसमें तो मैं यही कह रहा हूँ, वैसे मुद्दे, यही एक मौका होता है इलेक्शन, आप लोगों के पास है ना 5 साल में मौका आता है। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य मान लीजिए, क्योंकि विधायक का निधन हो गया था, इस दुर्भाग्यवश आपको एक बार फिर मौका मिला है। मुद्दों के आधार पे अगर आप वोट करोगे, अगर मुद्दों के आधार पे वोट करोगे तो आप सवाल पूछने का, एक नागरिक होने का अधिकार रखोगे। अगर मुद्दों के आधार पे वोटिंग नहीं करोगे तो आप नागरिक होने का, सवाल पूछने का अधिकार खो देते हो। क्योंकि अगर आज आप मुद्दों की बजाय और मुद्दों के, जात के या धर्म के नाम पे वोट करोगे तो कल को आपको बिल्कुल हक नहीं है कि महंगाई बढ़ जाएगी आप सरकार की आलोचना करो। कल को आपको बिल्कुल हक नहीं है कि ये 3 काले कानून लागू करें या 10 काले कानून लागू करें, आप सरकार की आलोचना करो। अगर मुद्दों के आधार पर आप वोटिंग नहीं करोगे तो आपके बच्चों को रोजगार मिले या ना मिले, पढ़ाई मिले या ना मिले, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो या ना हो, आपको अधिकार ही नहीं है कि आप इनसे सवाल पूछो या आप इनकी आलोचना करो, क्योंकि आपने इसके आधार पर, इसके नाम पे वोट नहीं दी है। जी भाई साहब, भाई सारी बात हो गई है वीडियो में। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और फिर वही बात को हम मुद्दा न देख कर करियो, ना किसी ने जाति पाति देखियो, कुछ नहीं देखना था हमने। अपना भविष्य खातर, अपने बच्चा का भविष्य खातर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करियो। बाकी वीडियो को शेयर करना, कमेंट में अपनी राय बता दियो वीडियो किसी लगी। इसे गेला भाई, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान।